सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर गूंज। आज तारीख क्या है? 9 जुलाई 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रशिया में मौजूद है। आज से ठीक एक महीने पहले यानी 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में फोरकोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम मोदी के साथ 30 केंद्रीय मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने ओथ ली थी, शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता बने जो 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद को संभाल रहे हो। अब पीएम बनने के बाद 30 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी दूसरी मर्तबा विदेश यात्रा पर पहुंच गए हैं, वो भी उस देश में जो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग इस वक्त रशिया है, आप जानते हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का रूस यात्रा पर जाना क्या साबित करता है? जानकार बता रहे हैं कि भारत अपने पुराने दोस्तों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही मैसेज देने की कोशिश कर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया है। पिछले साल 80 MMT तेल आयात किया गया है। रूस से बड़ी मात्रा में उर्वरक यानी खाद भी भारत मंगवाता है और अभी उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर भी रहे थे। अभी खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। खरीफ की बुआई से पहले उर्वरक की आपूर्ति भारत में एक बहुत अहम मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर रूस और भारत के राष्ट्राध्यक्षों के बीच यानी पुतिन और मोदी के बीच बातचीत हुई। बातचीत सिर्फ इसी मसले पर नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दे दिया है इस यात्रा से कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब से कुछ मिनट पहले ही उनका वो बयान आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल वहां सामने बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, युद्ध कभी भी किसी भी परेशानी का हल नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ आतंक का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनफैक्ट शुरुआत में ही जो द्विपक्षीय बातचीत की शुरुआत हुई तब जिक्र कर दिया। और आतंक इस वक्त हमारी जमीन उसके उस दंश को और उसके जख्म को वहां कठुआ में झेल रही है। सुनिए क्या कहा पीएम ने। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है। 40 साल से भुगत रहे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना। विदेश नीति तो आप समझ गए, लेकिन घरेलू जो मुद्दे हैं वो भी तो महत्वपूर्ण है ना। घरेलू मसले का क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। 2014 में अकेले बीजेपी 282 और 2019 में 303 सीटें जीतकर लाई थी, यानी खुद मेजॉरिटी में थी, मैजिकल आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन इस बार एनडीए 293 सीटों के साथ सत्ता में है। एनडीए विपक्ष ये बार बार बता रहा है कि देखिए अब हम मजबूत स्थिति में आ गए हैं। विपक्ष के पास 234 सांसद इस वक्त है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक कुछ मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर भी रहा है। मोदी 3.0 के तीसरे कार्यकाल के 1 महीने पूरे होने पर विपक्ष का नेतृत्व जो कांग्रेस कर रही है उसने एक लिस्ट जारी की है और सरकार पर उस लिस्ट में जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर घेरने की कोशिश की। कौन कौन से मुद्दे हैं? मणिपुर हिंसा है, रेल हादसा जो अभी हुआ, जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, अभी आपने वो सुबह से खबर आप देख रहे होंगे, पेपर लीक का मामला है, महंगाई है, रुपए का जो स्तर गिर रहा है उस पर घेरने की कोशिश की है और बेरोजगारी भी। यानी पहले 1 महीने में ही विपक्ष देश को यह बताने की कोशिश में जुटा है कि ताकतवर विपक्ष होने की वजह से देखिए सरकार किसी मुद्दे से आसानी से अपने आप को बचा नहीं लेगी। विपक्ष के सवालों से इतर पिछले 1 महीने में सरकार ने क्या किया है, हमने कुछ फैक्ट्स खंगालने की कोशिश की है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसान को लेकर सरकार से बहुत सवाल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी बार बार
किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या मोदी 3.0 में किसानों के मसले पर अब तक कुछ हुआ है इस एक महीने में? जवाब है कि 10 जून 2024 को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल से पहले बड़े फैसले में कैबिनेट ने सभी 14 खरीफ सीजन की जो फसलें हैं उसके एमएसपी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। धान का एमएसपी 5.35% बढ़कर 2300 प्रति क्विंटल किया गया। धान का नया एमएसपी अब 2300 रुपए हो गया, पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास का नया एमएसपी क्या है? 501 रुपए प्रति क्विंटल, वो बढ़ाया गया है। बाजरा के एमएसपी का 125 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। रागी में 444 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। मक्का एमएसपी जो उसका है वो 135 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अच्छा, किसान सम्मान निधि की 17th जो यानी 17वीं जो किस्त है उसे भी जारी कर दिया गया है। इस योजना में शामिल 9.3 यानी 9 करोड़ के लगभग जो किसान हैं उनको 20,000 करोड़ रुपए मिले। अब दूसरा सवाल ये कि जो चुनावों के दौरान उठ रहा था रोजगार, कहा गया कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या सरकार के रोजगार के लिए पहले एक महीने में कुछ काम हुआ है? जवाब है महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपए की जो वधावन बंदरगाह है वो परियोजना उसे सरकार ने शुरू कर दिया है। इस पोर्ट के निर्माण से कहा जा रहा है 12 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए ये पोर्ट बड़ा अवसर लेकर आएंगे। अच्छा, फिर सवाल उठा के गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है? इस एक महीने में कुछ हुआ है? हमने ये जवाब ढूंढने की कोशिश की। 3.0 जो ये मोदी है इस कार्यकाल में पहली ही बैठक में सरकार ने 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान के निर्माण के लिए सहायता देने की मंजूरी दी है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर गरीबों के लिए बनाने पर मोहर लग गई है। किसान, गरीब, रोजगार, ये 3 वो मुद्दे हैं जिन पर एक महीने में सरकार ने काम करने की कोशिश की है। पूरा नहीं किया है लेकिन एक स्टेप लेने की कोशिश की है। अच्छा, एक महीने में ये शुरुआती फैसले क्या दिखाते हैं? आज कोई राजनीतिक मेहमान यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट राजनीति को बहुत अच्छे से, बारीकी से, महीन तरीके से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा सा पैनल है। क्योंकि आपके मन में होगा ना कि ये एक महीना मान लीजिए लिफाफा है तो खत का मजमून क्या होने वाला है, 5 साल कैसे रहने वाले हैं, तो उन 5 सालों का खाका क्या बताएगा और कैसा रहने वाला है, आज ये इस पर बातचीत, क्योंकि भविष्य वक्ता तो यहाँ पत्रकार नहीं है लेकिन उनका एक्सपीरियंस क्या बताता है, मोदी को जितना उन्होंने पढ़ा है उससे क्या समझ रहे हैं, क्या वो तमाम महत्वपूर्ण जो मुद्दे पहले मैनिफेस्टो में पूरे किए, फिर दूसरी सरकार में पूरे किए मैनिफेस्टो के जो वादे थे, अब तीसरे कार्यकाल में क्या वो अधूरे वादे पूरे होंगे? चलिए शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल यहाँ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले गूंज की शुरुआत। गूंज। तो जैसा मैंने आपको बताया, इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको यहाँ पर राम कृपाल जी भी नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं और समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार आज बहुत ही गंभीरता से और इनफैक्ट सीरियसली इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अगले 5 साल क्या और कैसे नजर आ रहे हैं। शुरुआत सतीश जी आपसे करने वाली हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महीना आपके सामने, क्या आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ स्ट्रॉन्ग और कड़े फैसले जो कि मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में भी लिए, दूसरे में भी लिए, तीसरे में दिख रहे हैं लिए जाते हुए? कहते तो हैं मोदी जी की कमजोर ना समझें 240 के बावजूद, लेकिन उनकी सरकार 2 एंड पे टिकी है, उनको 2 राजनीतिक बाह मिल गया है। तो वो देखना होगा 23 तारीख को बजट में क्या आता है। अब तक मुझे लगता है कि बहुत पटाखे तो नहीं फूटे, एक दिन संसद में हुआ और अभी तक सरकार ने कोई बड़ा फैसला एक महीने में नहीं किया है। तो मैं बजट का इंतजार कर रहा हूँ। बात यह है कि थोड़ा सा ये जो परिवर्तन आया है वो देखने को आ रहा है कि लगता है ये कौन सा ये तूफान के पहले की शांति है। मैं ये बात मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि साहसिक कुछ कड़े फैसले होंगे और मेरी उम्मीद भी जैसे सुनिए ना, मेरी व्यक्तिगत रूप से उम्मीद है कि बजट में युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर, ऐसे ऐसी चीजें को लेकर
थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा पहले की नीतियों में, क्योंकि वो एक बधावन पोर्ट से ही सारा कुछ नहीं हो जाएगा। तो वो बदलाव जो है जिसका असर भी चुनावों पर दिखा है, मैं समझता हूं उसको देखना चाहूंगा। ओके, दो और चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर शरद प्रधान जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरे CSDS के प्रोफेसर हैं और सिफोलॉजिस्ट है संजय कुमार भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, सुना आपने, सतीश जी कह रहे हैं कि ये तूफान से पहले की कुछ ऐसे सन्नाटा और वो खामोशी तो नहीं है, अभी हमें इंतजार करना होगा बजट का, हो सकता है वहां बड़े फैसले लिए जाए। लेकिन 3.0 मोदी 3.0 आपको कैसे लग रहा है? देखिए रूपिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, इसकी न तो उम्मीद मुझे है और न ये होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूएशन यानी निरंतरता और स्थायित्व, इसी के लिए जानी जाती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि बजट में उसका जवाब देश भी जानना चाहेगा और ये देना भी चाहिए, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। और वो सवाल ये है कि क्या रोजगार के मसले पर, क्योंकि अभी एक ताजा जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि लगभग 5 करोड़ रोजगार पिछले वर्ष में पैदा हुए, जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कहते हैं उसमें पैदा हुए। जो जीडीपी ग्रोथ है वो उससे पहले के साल से 2 गुना हो गई। अब सवाल यह है कि वो इसमें, इस बजट में, यानी सरकार जब अपनी रिपोर्ट दे रही होगी निर्मला सीतारमण, उसमें और आगे की जो प्लानिंग है उसमें किस तरह से दिखेगा, मुझे बहुत उम्मीद दिखती है। मुझे लगता है कि सरकार जिस रास्ते पर है, अब जिसको कहते हैं ना कि पेड़ बड़ा हो गया, अब उसके फल दिखने लगे हैं, अब वो सामने आएंगे। और जिसको हम बार बार कहते थे कि इतना कुछ हो रहा है, नजर क्यों नहीं आ रहा है, 3.0 में वो सब कुछ नजर आएगा, बजट भी वो दिखाएगा। रामकृपाल जी, वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलाव क्यों होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी जो है, निरंतरता, वो यूएसपी है मोदी 3.0 की। लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले में आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, दूसरे में ट्रिपल तलाक था, 370 था, CAA था, हाँ, अब 3.0 में वो UCC भी है, दूसरे बड़े और मसले हैं, क्या वो हो जाएंगे या मुश्किल होगी? देखिए, जैसा कि हमारे मित्र ने, सतीश जी ने कहा, हाँ? कि दो पाल, मतलब दाएं और बाएं दो खड़े हैं, यानी TDP और नीतीश कुमार। तो बार बार जो लोगों को लगता है कि कोई मतभेद होगा, किसी मुद्दे पर टकराहट होगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बीजेपी का जो कोर इशू था, 3 कोर इशू था। एक 370, दूसरा था मंदिर और तीसरा कॉमन सिविल कोड। इसमें से 2 चीजें जो हैं अब वो पास्ट टेंस हो गए हैं, यानी बीजेपी उससे मुक्त हो गई है। अब आज की तारीख में अगर कोई भी चीज जो अब तक का रहा है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज अगर किसी पर होगा तो वो कॉमन सिविल कोड है। लेकिन कॉमन सिविल कोड पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि इसे सरकार आने वाले समय में लागू करेगी। और इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बार ये बात कही है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। अब वो क्या होगा नहीं होगा, मैं आगे की बात वो देखा जाएगा। तो इसलिए कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा इस समय ऐसा नहीं है कि जिससे आशंका पैदा हो कि TDP और ये JDU कोई ऐसा होगा, टकराहट हो जाएगी बीजेपी से, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। और रही दूसरी बात, जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, मोदी शुरू से कहते रहे हैं कि हम 2014 से 2047 तक की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बहुत क्लियर कट है, उसमें एक कंटिन्यूएशन है, एक निरंतरता है, और वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं होने जाएगा क्योंकि वो सब जनता के, कॉमन मैन के लाभ के लिए है। नहीं, पर रामकृपाल जी, हाँ। एक आम आदमी जो समझना चाहता है ना, मैं एक बार बाकी सारे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक ओपनिंग रिमार्क में ले लेती हूँ, उसके बाद हम CSDS के संजय जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, ये 3.0 मोदी आपको कैसा लग रहा है, खासकर अगर पिछले 30 दिनों में, या ये कहिए कि अभी तो फर्स्ट गियर में है रूबिका, अभी तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब तो छठा भी पहुंच गया है, वो गियर 3.0 में दिखेगा? रुकिए, हौले हौले चल रही है अभी गाड़ी। आपने सवाल पूछा और जवाब भी दे दिया। मैं सचमुच यही कहने वाला था कि जल्दबाजी ना करें और सारे निष्कर्ष पर 1 महीने में ना पहुंचें। लेकिन शुरुआत के जो संकेत है, मुझे वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संकेत दे रहे हैं कि भले ही 240 हो और लोगों को ये लग रहा हो कि ये एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, सरकार विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगियों के दबाव में काम करेगी,
तो उन सब मिथकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। अगर आप विभागों के बंटवारों को भी देखें कि किस मंत्री को क्या विभाग मिला, तमाम स्पेकुलेशन थे कि गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा, इस बार जो उनके अलायंस पार्टनर है वो लेना चाहते हैं, फाइनेंस लेना चाहते हैं, रेलवे लेना चाहते हैं। तमाम चीज़ों को खारिज करते हुए वही उसी तरह का मंत्रालय बनाया गया जैसा 2019 में था। मुझे लग रहा है संकेत बड़े साफ हैं, भले ही नंबर कम हो, लेकिन बीजेपी जिस तरह से उनका जो गवर्नेंस का प्लान 2019 के बाद रहा है, कंटिन्यूटी करने की कोशिश होगी और यह संदेश दिया जाएगा कि नंबर्स के दबाव में आके बीजेपी कम से कम शासन में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ती। समीर जी, आपको ये लग रहा है कि कोई दबाव में नहीं आएगी? ये जो समझ रहे हैं कि नहीं, एक तो विपक्ष का दबाव होगा, एक गठबंधन के उस कुंबे का दबाव होगा, तो वैसा दिख नहीं रहा है, वो होगा नहीं। सवाल ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री मोदी की जो काम करने की शैली है, जिस तरीके से वर्किंग करते हैं, वो किसी दबाव में काम नहीं करते। जहां देश हित में उनको निर्णय लेना है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के लेते हैं। हाँ। और सबको उसके लिए तैयार करते हैं। तो मुझे लग रहा है वो दिखेगा। देखिए, अगर 2004 से लेकर 2014 का जो 10 साल का यूपीए सरकार का कार्यकाल था, हाँ। उसके अंदर जो मतलब कहा जाता है ना कि जो बड़े गलत निर्णय हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल उस गड्ढों को भरने में बढ़ा गया है। जो 10 साल के कुकर्म कहते हैं, जो मनमोहन सिंह सरकार में हुए, गठबंधन की सरकार में हुए, जो करप्शन हुआ, जो पॉलिसी पैरालिसिस थी, प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा हिस्सा 10 साल का वो गंदगी साफ करने में चला गया है। नहीं तो मुझे लग रहा है कार्यकाल में आप क्या देखते हैं? इस साल में मुझे लगता है पीएम मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से कौन से वो बड़े फैसले हैं जो आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा फैसला होने वाला जो वन नेशन वन इलेक्शन का है, उससे प्रधानमंत्री मोदी इस बार इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं इसी को आगे ले जा रही हूँ। शरद जी, बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है 3.0 में। ये तब हो पाएगा जब मोदी एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखेंगे। मेरा मानना यह है कि इस बार नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे हैं जो फर्स्ट 2 राउंड्स में दिखे थे। अब की वो एक मजबूर प्रधानमंत्री दिखते हैं। उनका आप पूरी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखिए, बड़े डिफेंसिव पे रहते हैं। और ये लाजमी है, कोई भी होता उनकी जगह तो ऐसे ही होता, क्योंकि आज की डेट में बीजेपी की वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पिछले 10 साल में थी। और ये चीज का हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश करी है ऊपर से दिखाने की, ये खाली एक प्रिटेंस टाइप का है कि सब कुछ वैसा ही है, कि हमारा स्पीकर भी है और हमारा होम मिनिस्टर भी वही है, जिस तरीके की बातें शुरू में चल रही थी, सही बात है। लेकिन इन सब से जब वो आते हैं, जब वो पार्लियामेंट में, उन्होंने आप देखिए बहुत ही तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने प्लान करके एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, पहला सेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, सिर्फ 9 दिन का किया। हाँ। जिसमें 2 दिन छुट्टी थी, 3 दिन शपथ में चले गए। तो आप इससे देखिए कि 4 दिन का सेशन कौन बुलाता है? जब आदमी डरा होता है तभी करता है कि पार्लियामेंट सेशन इतना कम बुलाओ कि वे फेस ना करें पार्लियामेंट को। और अब उन्हें जिस तरह जवाबदेही बन रही है, अभी तक तो वो थे भाई, सब कुछ वही थे जो जिस तरीके की 10 साल में हालत थी, उसमें जो चाहे मोदी करें, मोदी भगवान थे। 543 में से कांग्रेस को 99 आ गए, इसलिए डर गए पीएम। आप ये नहीं 99 कांग्रेस की बात नहीं है, विपक्ष की बात हो रही है। हाँ। विपक्ष नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रही हैं, ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि विपक्ष इस वक्त स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, जिसमें था, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। और विपक्ष का इतने नंबर है, विपक्ष जितने सवाल उठा रहा है जो पहले नहीं उठा पाता था। जोड़ देता और नरेंद्र मोदी को आदत नहीं थी जवाब देने की। यहाँ 2 पत्रकार आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, इनफैक्ट हर्षवर्धन जी भी, लेकिन समीर जी। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है शरद जी राहुल गांधी को बहुत ज्यादा देखते हैं शायद, और राहुल गांधी जो बार-बार कहते हैं डरो मत, इससे उनको बार-बार ये राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, हम विपक्ष की बात कर रहे थे, ये आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप राहुल गांधी की बात ज्यादा कर रहे हैं। आप जरा सुनने की कोशिश करिए, आपको आदत है इंटरप्ट करने की, बोलने की। यह सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी डर के निर्णय ले रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी निर्णय ले, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का निर्णय कहाँ ले रहे हैं, जिस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। रामकृपाल जी, उन्होंने कहा कि इस बार वो मजबूत कम मजबूर ज्यादा नजर आ रहे हैं। मतलब वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाणक्य नीति पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव बात करूंगा, शरद भाई का अपना ओपिनियन है। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जब जो लीडर है उसे दिखता है कि दबाव डालने वाला या मांग करने वाला के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आदमी तब डरता है जब उसको लगता है कि सामने कोई विकल्प है। अच्छी तरह जान रहे हैं मोदी जी कि कोई विकल्प नहीं है।
मौजूदा सरकार ही एकमात्र विकल्प है। मैं फिर रूबिका जी आपके साथ तो मैं कई बार शो में रह चुका हूं, मैं फिर उसको ऑब्जेक्टिव ढंग से बता दूं। विकल्प कोई तभी बन सकता है जब दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कम से कम 180 सीट के आसपास हो। अदरवाइज अभी तक सन 52 से लेकर 2024 के बीच में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, केवल मोरारजी देसाई 2.5 साल चले थे। और अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, तो 6 प्रधानमंत्री, मोरारजी को छोड़ दीजिए तो 5 प्रधानमंत्री 1 साल भी नहीं चले हैं। देखिए चौधरी चरण सिंह 6 महीना, हाँ, उसके बाद आए बीपी सिंह 11 महीना, उसके बाद चंद्रशेखर आए 7 महीना, उसके बाद देवगौड़ा 11 महीना, आई के गुजराल 11 महीना। हाँ, मतलब आप ये ये कह रहे हैं इस देश के लोगों को मालूम है, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री साल भर से सवाल ज्यादा ही टिक नहीं ही नहीं उठता पाया है। है। और उसके लिए 150 लाने जरूरी है। सतीश जी कुछ कह रहे हैं। बस रामकृपाल, एक लाइन और, जो दूसरी मतलब क्या- पार्टी है क्या- वो कुछ नहीं मैं कर सकती क्या- है। और इसलिए मैं एक और चीज कहूं, अगर मोदी को डर होता, मोदी ने वोट ऑन अकाउंट पर जो उन्होंने दिया था, कोई फ्री भी नहीं, उसके बाद मैनिफेस्टो में भी नहीं, कुछ रामकृपाल नहीं जी, आया। पहले उस मुद्दे पर रुकिए, हाँ, रामकृपाल जी, ठीक, पहले ठीक, उस मुद्दे ठीक, पर कि मजबूर तब होता है जब सामने जो है आपको इस बात का खौफ लग रहा हो कि यार कुछ हो सकता है, कुछ तिया पाचा किया जा सकता है। यहाँ तो दिग्बे ना करी सतीश जी। मुद्दा ये नहीं है रूबिका कि विपक्ष से उनको कोई समस्या है। हाँ, जिस संगठन और बहुत फैमिली से वो आते हैं, उसके मुखिया ने विपक्ष का नाम ही दूसरा दे दिया, प्रतिपक्ष बोल दिया, है कि नहीं? तो डर जो है, डर की बात नहीं होती है, दबाव की बात होती है। मैं नहीं कह रहा हूं डरे हुए, डरता तो कोई नहीं है, लेकिन दबाव होता है। और उस दबाव की वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी सरकार कल गिर जाएगी। क्या आप अपने हृदय पर हाथ रख के बोलिए, चाहे सब लोग बोले। हाँ। ऐसा नहीं लगता है कि जो संसद को देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, अभी भी चुनाव का माहौल है या कोई अगले चुनाव की तैयारी है? मेरे को तो लगता है कि न विपक्ष ने, अब हो सकता है कहीं मोदी जी ने भी इस 24 के वर्डिक्ट को फाइनल वर्डिक्ट लिया ही नहीं है। आप इस चीज को समझिए। मतलब? ऐसा लगता है कि कैंपेन ही मोड में सब कुछ चल रहा है अभी भी तो क्या पता उनको लगे कि भाई ये 240 पर ये डबल एन जो है ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, कुछ अंदर वाले ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। क्या पता आपको लगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहीं चुनाव हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा देखिए, होगा, नहीं, बात ये क्या समझिए, पता, क्या पता दबाव में- है। सुनिए, हाँ। दबाव कैसे नहीं है? हाँ। दबाव कैसे नहीं है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का अभी तक अध्यक्ष बना? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पर वो- मीटिंग हुई, एनडीए हाँ। की मीटिंग हो गई? अध्यक्ष क्यों बनने नहीं की बात दबाव है है? कहाँ आगे? वो अभी अध्यक्ष बनेगा ना सर? अरे तो बीजेपी क्या बताए ना, इस बार एनडीए के प्रधानमंत्री है ना। वो तो बीजेपी बोलते थे, मोदी मोदी बोलते थे, भाई अब तो हर्षवर्धन एनडीए जी। एनडीए बोल रहे हैं। दबाव होता है या नहीं हाँ, होता? ये दबाव है, डर वर नहीं, दबाव है। दबाव सतीश है। जी बोल रहे हैं, मैं और नहीं कह कह रहे रहा हैं हूं, डर अक्टूबर रहे में हो सकता है यहीं खड़े होकर वापस एग्जिट पोल सच्चाई होगा। है, क्या झूठ बोले? बिल्कुल उसी सच्चाई की बात मैं कर रहा हूँ। सच्चाई नहीं तो मैं भी बोल रहा हूं कि भाई जब एनडीए की सरकार है, बोल रहे हैं वो, हाँ। जाहिर सी बात है। और इसके पहले भी याद कीजिए, मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ बीजेपी की सरकार है। जब उन्होंने लोगों को तब भी लिया, 19 में भी लिया, 14 में भी लिया, नहीं सर, तब लेकिन भी एनडीए एक की जो सरकार। ये जो रामकृपाल कह जी, रहा मुद्दा है, ये है बोल कि रहे हैं। बीच में तो बीजेपी कहना भूल गए, वो मोदी मोदी ही बोलने लगे। मैं वो ये तो मोदी तो अभी, अरे मोदी तो परिवर्तन अभी भी आया बोल रहे है, हैं ना। इसको मानिए। हर्षवर्धन, ओके हर्षवर्धन जी, परिवर्तन आया है, मजबूर आपने मजबूर नहीं बोलेंगे। मजबूर नहीं, लेकिन दबाव तो है भाई, देखिए- ऐसा कह रहे हैं सतीश केसरी। देखिए, ये मजबूरी, दबाव, डरना, ये सब राजनीति में इस्तेमाल की जाती है, नेता लोग बोलते हैं। और अगर सचमुच अगर 200 के नीचे भारतीय जनता पार्टी होती तो मैं भी इन शब्दों पर शायद बात करता। एक तो 240 पर खड़ी है, और रामकृपाल जी ने बहुत विस्तार से जो बता दिया है वो तथ्य है, अब उस पर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज, कैबिनेट की पहली मीटिंग में क्या हुआ? कैबिनेट ने 3 करोड़ अतिरिक्त घर प्रधानमंत्री आवास के कर दिए। हाँ। कैबिनेट ने 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सिर्फ बधावन पोर्ट नहीं बना है, उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम मोदी 2.0 में करते थे वही अभी भी कर रहे हैं। ये गलतफहमी सबको दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कोई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से पूछकर कोई निर्णय लेंगे। और बड़े लोगों के मन में ख्याल थे, खाम ख्याली अच्छी बात है, सब सोच रहे थे क्या कर लेंगे। अब कह रहे हैं कि स्पीकर होना, होम मिनिस्टर होना, फाइनेंस मिनिस्टर, सब कह रहे थे अब तो सब बदल जाएगा। खूब हवा हवाई चली, हम लोग भी डिबेट में शामिल होते थे, बिना किसी के पूछे ही तुक्का लगा देते थे, स्पीकर उसने मांगा फलाना। ये सब ध्वस्त हो चुका है।
नरेंद्र मोदी निर्विवाद तौर पर एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। पर नीतीश हर्षवर्धन जी- कुमार और नायडू की प्राथमिकताएं अलग हैं, ओके, इसको लेकिन समझना हर्षवर्धन पड़ेगा। जी- और नायडू अगर अपने राज्य के विकास के लिए फंड मांगेंगे, बजट मांगेंगे, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है वो कि तो दूसरे बार बार राज्य इस में बात को मांगते हैं, वो कहते भी मांगेंगे। रहते हैं कि मैं खुद सीएम रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि किसको कब बहुत ज्यादा केंद्र की जरूरत दबाव होती या है। मजबूरी जो कहता है वो उसके मन में है। उसके मन में था कि मोदी इतने दिनों से डरे दबे नहीं दिख रहे थे, तो शरद उसको जी, टीवी डिबेट में अच्छा ये लग रहा है, तीर इससे ज्यादा आपकी- कुछ नहीं। ये तीर आपकी तरफ आया है। देखिए एक हर्षवर्धन खिड़की जी सुनिए छोड़कर सुनिए सीधा आपकी आप तरफ बड़ी भी आया। लोग मुश्किल से जैसे लोगों मेरा ने माइक ना आपने उनको खोल दिया कि 400 से नहीं? 240 पे ला दिया। रूबिका हाँ, शरद जी, ये एक मुझे सेकंड, बोलने एक का सेकंड, मौका एक- मिलेगा कि नहीं? शरद जी, एक हैं? सेकंड, सतीश जी नहीं, ने- आपने तो मेरा तो माइक ही बंद कर रखा है बड़ी देर से। नहीं, माइक आपने तो कहाँ मेरा बंद माइक है? ही बंद आप- कर रखा है बड़ी देर से। ऐसा क्यों आपका क्यों माइक सब ऑन लोग है? बीच में बोल रहे हैं, मेरी आवाज नहीं जा रही है? नहीं, सब नहीं, लोग बीच में बोल सबकी रहे हैं, आई आवाज डोंट आ नो रही व्हाई। है। आपकी आवाज कैसे नहीं आई भाई? हम तो- नहीं, आपने सबको मुझे इंटरप्ट करके आपने सबसे बुलवा लिया, मुझे मेरे को बात भी नहीं पूरी करने दी एक बार भी। हाँ हाँ, तो अब This क्या is not करें, मैं fair. आपकी बात पूरी करने देती हूँ, ठीक है? नहीं, लेकिन रूबिका जी, हमने किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा है, पता नहीं, नहीं बुलवा आप- लीजिए, आप- पहले और आप- बुलवा आप- लीजिए। पत्रकार ही क्यों बीच में बोलूंगा? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति यहाँ बैठ के हम लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा है नहीं प्रभु, ऐसा है नहीं। शरद जी, नहीं, हमारे बात क्यों पूरी हारे रचेंगे, क्यों मुझे ये लग रहा है, मैं अपनी बात ही कर रहा था, मुझे इंटरप्ट कर दिया क्योंकि उनको भाई साहब को बोलना था, कोई बीजेपी वाले बोल रहे थे, तो उनको बीजेपी आपने वाला बोलवा यहाँ दिया, कोई है ही सबको बोलते नहीं। रहे, मैं तो बैठा हुआ हूँ। मैंने ना कांग्रेस को बुलाया ना बीजेपी को बुलाया। जो आपने कैसे पता लगा दिया? जो मैं तो मेरा मानना यहाँ सारे पत्रकार हैं। पता नहीं, सर, मुझे तो यहाँ लगा सारे उनकी बात से पत्रकारों को बुलाया मुझे लगा मैंने। कि वो कोई बीजेपी वाले बैठे हैं। कोई नहीं, मुझे तो बीजेपी दिखाई वाले नहीं पड़ रहा है, बैठे आई एम हैं। नॉट आंख सिटिंग बंद बिफोर अ करके एक स्क्रीन। बार को आपको मुझे सुनेंगे नहीं तो पता, कहेंगे मैं तो कांग्रेस वाले मैं तो बैठे हैं। आवाज सुन रहा हूँ, जो भी हो, जिसको भाई, जो अपने जिसको तथ्य नहीं, कह रहा मैं है, तो उस कांग्रेस हिसाब की से बात ही लोग नहीं कर रहा हूँ, लगा मैं यही लेंगे। कहना चाहता हूँ। हाँ, आप बोलिए। मुझे बोलने दीजिएगा कि नहीं? आप मुझे बोलने दीजिएगा कि नहीं? अगर नहीं बोलने दे रहे तो मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया भाई? मैं ये कह रहा हूँ सब कि ठीक जब तो है। आप शरद जी, मैंने आप ही कांग्रेस को का सुन नाम रहे नहीं हैं लिया, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आप प्लीज आप बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि जब आप लोगों ने कांग्रेस की बात शुरू, मैं तो बात कर रहा हूं विपक्ष की। वहां कोई साहब बोलने लगे ये तो कांग्रेस को सोच रहे हैं, राहुल गांधी, मैंने तो ये क्यों ऑब्सेस्ड है? ये बीजेपी वाला ही ऑब्सेस्ड हो सकता है राहुल गांधी से, मैं नहीं होता हूं। मैं काहे के लिए होऊंगा? मेरा कहना था विपक्ष की बात, वो राहुल गांधी की बात करने लगे। अरे भाई, बात हो रही है कि अंदर से खतरा है मोदी को। मोदी इसलिए भी डरते हैं कि आज की डेट में मोदी उस स्थिति में नहीं है। ये ठीक है, जो लोग ऑब्सेस्ड हैं, भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो तो यही सोचेंगे कि नहीं भाई मोदी तो भगवान है भाई, वो तो वो तो बायोलॉजिकल ही नहीं है, वो बायोलॉजिकल, तो फिर वो लोगों के लिए ठीक है। लेकिन बाकी आप सोचिए तो आज की डेट में अगर जो बात उठेगी तो अंदर से भी डिसेंट उठेगा, और अंदर से डिसेंट की वॉइसेस उठने लगी। जिस तरह आरएसएस के चीफ ने कहा, और बीजेपी में तो ऐसा नहीं है। जो बात हो रही है ऑल्टरनेटिव की, ऑल्टरनेटिव बीजेपी के अंदर की बात कर रहे हैं, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग ऑब्सेस्ड हैं बाहर से, पता नहीं क्यों। सब एक सारी तरीके बातें भाई आपने अंदर से भी सारी तो कोई बातें क्या आपने ऐसे ऑल्टरनेटिव कही ऑल्टरनेट नहीं उठ जैसे सकता। विपक्ष जो है वो आप ये क्यों सरकार रूल में आउट है करते हैं कि और बीजेपी सरकार में जो है कोई वो काबिल विपक्ष नहीं में है? आ गई है, आप लेकिन ये क्यों ऑब्सेस्ड मानते हैं? आपको यहाँ के पत्रकार नजर आ एक रहे लाइन बोल हैं, लेने अंधभक्त आपको यहाँ के पत्रकार नजर आ रहे हैं। मुझे तो सर, यहाँ ऐसा के मत पत्रकार कीजिए नहीं, शरद कुछ जी। लोग सबको कोई सब एक समझ में साथ आता थे, है, कोई एक सारे साथ थे लोग, जो कर रहे थे। मैं आपके एक्सपीरियंस भाई की जो है विकल्प, कद्र करती आप हूँ, विकल्प अंदर क्यों नहीं देखते? लेकिन बीजेपी के अंदर अरे भाई, विकल्प क्यों नहीं देखते आप? मैं आप नहीं, बीजेपी के अंदर अरे विकल्प क्यों नहीं देखते? बीजेपी ने आप तो क्यों मोदी बात को करते? रखा हुआ है ना क्यों चेहरा। आप अंदर इतने ब्लाइंड हो गए बीजेपी ने कि मोदी को के रखा अलावा हुआ है कि किसी नहीं में रखा हुआ है काबिलियत नहीं चेहरा? बीजेपी के कि अंदर मोदी खुद आए और बोले कि सब पीछे अरे रहो भाई, भैया, मैं बनूंगा। बीजेपी तो सबने वो देख चुना लिया, है ना। देख लिया, नीतीश जो बाबू इलेक्शन हाथ में चूम देख लिया। रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू गले बीजेपी लगा के- रहे हैं, रोक लेते हैं उनको। अरे भाई, हम एक उनकी लाइन बात समझ नहीं कर रहे हैं, हम लीजिए, एक बीजेपी की लाइन बात कर बोलना रहे हैं। जरूरी। आपने ये क्यों मान लिया है कि बीजेपी में कोई काबिल आदमी नहीं है जो मोदी को रिप्लेस कर सकता है? ये ये आपने कह क्यों रहा सोच है? लिया? ये तो आपको अंधभक्त लग ही रहा सोच है? सकता है। डेमोक्रेसी में ये आपको कोई लग भी रहा नहीं। है आप कि नहीं, मोदी आप मजबूर लोगों ने है, आप कोई नहीं कह रहा नहीं कह रहा है हूं। कि वहां पर अरे और लोग भैया, नहीं आप है। एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट एक हैं। लकीर छोटी करने की आप कोशिश कर एंकर रहे हैं, हैं, आप जर्नलिस्ट strategy। हैं। शरद जी ओके, आप- जवाब आप देना ये- चाह रहे हैं हर्षवर्धन जी, देखिए ठीक है? रूबिका, हम लोग टीवी डिबेट में होते हैं, अक्सर कोई प्रवक्ता आता है और किसी पत्रकार को कभी भाजपाई, कभी कांग्रेसी, कभी सपाई कह देता है। लेकिन शरद जी का ये व्यवहार बड़ा विचित्र है कि समीर जी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो वो उनको भाजपाई लगा। ये बड़ा शर्मनाक तरीका है और इतने वरिष्ठ पत्रकार से उम्मीद नहीं की जाती है। आपको भी कोई कुछ बोल दे, समीर चौगानकर नहीं, ये भाषा आपकी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी भाषा है। अलग ये अलग पत्रकार से सतीश जी मुझे ने नहीं मुझसे पता एकदम कि अलग बोला, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं मुझे मैं नहीं उनको पता। कहूं या मुझको वो कहने लगे। और अगर पत्रकार होते हुए इतना सामान्य अरे भैया, मर्यादा का आप तो पालन नहीं हमेशा कर सकते भक्ति हैं की बात तो करते हैं। संकट कुछ है। आपको कुछ थोड़ा हर्षवर्धन, सा आप समीक्षा हमेशा अपनी करनी भक्ति की चाहिए। बात करते हैं। नहीं, आपके लिए ये आप आपके लिए- किसी को भी बैठ के आपके टीवी लिए- पर सर्टिफिकेट दे भाई, देंगे। आप
ये काम मत किया कीजिए। आप मुद्दों पर बात करें तो अच्छा, आप किसी के ऊपर बोल देंगे, कह रहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो गए। भाई आपको नेता लोग बोले तो समझ में आता है, उनको तो मजबूरी होती है, वो तो उनको चलना ही वैसे, ठीक है। नहीं, आप भी वैसे बोल रहे हैं तो कुछ संकट है। कोई पत्रकार बोले भक्तों की तरह तो शर्म आनी चाहिए उसे। मैं यही कह रहा हूं, पत्रकार शर्म जैसे किसको आप बोल आनी रहे चाहिए, हैं, टीवी आपको देखने वाले शर्म आनी समझ चाहिए। लेंगे। आप मुझे शर्मनाक कह रहे आज हैं, आपको सुनते आपके ऊपर हुए शर्म आती है, मुद्दों की बात आपके ऊपर छोड़कर शर्म आती है, कोई भी क्योंकि व्यक्ति आप इस तरह RSS के के आरोप एजेंट की तरह बोलते हैं। वो आपने काम किया, शर्मनाक काम किया है, आपको इसमें माफी मांगनी चाहिए। किसी भी पत्रकार को आप कुछ भी बोल देंगे, तो आपको शर्म प्रवक्ताओं आनी जैसा चाहिए। व्यवहार मत किया कीजिए। अरे यार हर्षवर्धन, आपको शर्म आनी चाहिए, नहीं, आपको शर्म आनी आप चाहिए। सुनिए आप जो काम कर रहे हैं सुनिए, उसके लिए आपको सुनिए, शर्म आनी सुनिए, चाहिए। सुनिए, सुनिए, आप जो ऐसा- काम कर शरद रहे जी, हैं, शरद प्रधान शर्म आनी चाहिए। मैं शरद ऐसा जी, नहीं बोल रहा। शरद जी, हर्षवर्धन हर्षवर्धन जी, व्यवहार आपका हर्षवर्धन ठीक को नहीं है। सारा आप दोनों खून माफ सुनिए। है। शरद जी, हर्षवर्धन सिवाय शरद जी, बीजेपी शरद की जी, RSS की शरद पैरवी जी, करने के लिए और कुछ नहीं आपने करते। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हर्षवर्धन सर, हर्षवर्धन का काम ही यही है। पत्रकार नहीं, अगर नहीं, पत्रकार पर नहीं, आरोप इनसे बोलिए ये लगाए- शर्म आ गई। दिक्कत ये ये है। हमको सुनिए, शर्मनाक पत्रकार- बोल रहे हैं। नेता ये कहा कि पर आरोप कमाल है। लगाए, ये हर्षवर्धन कभी नहीं। को किसने राइट दिया है? शरद जी, सर्टिफिकेट जारी करेंगे। शरद जी, रुक हर्षवर्धन को जाइए। किसने राइट आपने दिया अपना पॉइंट कि ऑफ ये- व्यू रखा ये ना सर, सर्टिफिकेट जारी सुन करेंगे। लिया आपके पॉइंट तो ऑफ व्यू बड़ी- को। अब मैं आगे नहीं, बढ़ना मैंने चाह पॉइंट रही ऑफ व्यू हूँ। नहीं रहे, एक वो दूसरे गाली पर दे रहे हैं। पर्सनल अटैक वो करने उन्होंने से मुझे गाली बचिए दी ना। है। आप उन्होंने लोग- मुझे आप गाली लोग- दी है। नहीं, नहीं, आप- नाराज शरद जी, बस अब हो गया। बस हो गया, इसीलिए मैंने पत्रकारों को बुलाया था। sorry, आपने तो नेताओं की कमी पूरी कर दी सर। मैंने सिर्फ पत्रकारों को इसलिए बुलाया था मैंने ताकि नहीं कर दी, हम लोग हर्षवर्धन यहाँ पर ने पूरी अपना करी। point of जो view नौकर हैं, किसी को जो आरोप नौकरी की लगाए तरह बगैर कर रहे सुन हैं। सके। शरद जी, जी please, नहीं, प्लीज रौबिकार हाँ जी, जी, आरोप नहीं, ये नहीं, लगा रहे हैं अब और नहीं, आप अब बड़ी नहीं। खुशी समीर खुश हो रही चौगाकर जी हैं। ये और जो संजय लोग जी भी आरोप हमारे लगा साथ रहे जुड़े हैं, हुए हैं सर। वो स्टॉप आपकी इट, माफी आप जो बोल रहे हैं लगातार वो बहुत बोल रहे अच्छी है। हैं, बाकियों नहीं, को नहीं, बोलने दीजिए। आपने मैं नहीं बोल रहा हूँ अपना आप। पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया, अरे सबने भैया, उसे वही कायदे बोल से रहे सुन हैं। लिया। अब दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका है सर। नहीं, नहीं, तो दूसरे संजय को जी, आप गाली कहा जा रहा है दूसरे को मोदी अगर जो आप है गाली देने वो को इस allow बार करेंगे, उतने मजबूत तो नहीं है thank you very जितना much। पिछले 2 सरकारों में थे। ये दिखाई दे रहा है। वो प्रेशर टैक्टिक सदन जो चला था उसमें साफ तौर पर नहीं, दिख लेकिन गया वो है। भक्तों को नहीं दिख रहा है। जो भक्त पत्रकार हैं हर्षवर्धन, वो नहीं मान देखिए, रहे हैं। अरे देखिए, सर सदन चुप हो चलाने जाइए, में दिख कोई रहा है भक्त या नहीं दिख पत्रकार रहा हो, नहीं है लेकिन यहाँ पर। निश्चित रूप से ऐसे उतना बहुत सी मजबूत नहीं शब्दावली है जो संख्या के जो दृष्टिकोण से दूसरी देखें तो साइड जहां वालों एक पर भी पार्टी लग को सकती है, 303 वो सीटें बंद थी कीजिए सर, ये शब्दावली ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक बोल नहीं है। देंगे। और अब संजय 240 जी, सीटें स्क्रीन हैं पर प्लीज। तो निश्चित रूप से पार्टी उतनी मजबूत नहीं है संसद में। और अगर पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी 2019 में थी, 303 सीटें आज 240 सीटें, तो पार्टी का नेता उतना मजबूत तो कतई नहीं हो सकता जितना 2019 में था। निश्चित रूप से मजबूती में कमी तो जरूर आई है संख्या के बल के नजरिए से देखें। और अभी तो पार्लियामेंट के जुम्मे 5 दिन चले हैं, मुझे लगता है पूरा इंतजार करना चाहिए और 5 दिन के पार्लियामेंट के कार्यवाही पे सारा निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी सहमे हुए दिख रहे थे, ये कमजोर दिख रहे थे। ये जरूर है कि नीतियों को बनाने में जब कोई भी चीजों का पे डिस्कशन होगा तो निश्चित रूप से उन्हें ज्यादा सलाह मशविरा करना पड़ेगा उनके अपने सहयोगी दलों से, क्योंकि उनके पास अपनी पार्टी के पास 2040 सीटें हैं। ये तो निश्चित है पार्लियामेंट के में जिस तरह से कार्रवाई होती रही है उसके तौर तरीकों में परिवर्तन होने की गुंजाइश साफ साफ दिखाई पड़ती है। ओके, सतीश जी और उसके बाद समीर जी। देखिए बात ये है ना, देखिए हम लोगों को यहाँ विश्लेषण के लिए यहाँ बैठना चाहिए ना, अपनी अपनी बात अपनी अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी ना बताने का बात है, खत्म बात करिए। सीधी सी बात है कि ये सच्चाई है कि एक एनडीए की सरकार है, मोदी की से सरकार 3 वाली है, ये एनडीए की सरकार है, तो वो तो एक रहेगा ना, उनके नेचर में भी परिवर्तन नजर आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं कम बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी आजकल थोड़ा कम बोल रहे हैं। देखिए रूस में जो आज गए वो क्या बोल रहे हैं, तो उसमें भी एक अप्रोच में फर्क नजर आता है। वहां जाके थोड़ी बोल देंगे कि कांग्रेसियों ने तो बर्बाद कर दिया रूस के साथ रिलेशन। समझदार है ना सर। देखिए तो अरे भाई बस आपको जो सच्चाई है वो बात करने में क्या दिक्कत है आपको? अरे वो जाकर क्यों विपक्ष के बारे में अरे भाई करने को करते सतीश जी, आप करने सुनिए- वाले करते हैं, पर सुनिए, मैं कह आपने रही हूँ आरोप लगा- समझदार, नहीं, नहीं, देखिए, एक गलत है। समझदार प्रधानमंत्री देखिए, अपने देखिए, घर की मोदी जी बेलाग बोलने के लिए जाने जाते हैं, इंटरनल उसमें पॉलिटिक्स कमी पर आई। वो आदमी कभी वो समझदार प्रधानमंत्री वो नहीं है काम हाँ करेंगे समझदार ना। है, कोई से तो बिना ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। हाँ तो नहीं आप कह रहे हैं कि वहां जाकर उन्होंने विपक्ष के ऊपर अरे, आरोप क्यों नहीं देखिए लगाया? मोदी जी का इतिहास रहा है बेलाग बोलने का। अरे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा ना कि ये देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, संसद में मुझे कुछ बोलने नहीं कह नहीं दे रहा सकते। है। अरे वो- कह रहे बहुत तरह की बात नहीं हो सर, रही है। ऐसा ट्रेंड रहा है, ऐसा ट्रेंड रहा है कि समय दें, लेकिन एक लाइन में बोल दूं, सतीश जी कह रहे हैं वो बेलाग बिल्कुल उसी तरह से बोलते हैं। और आज भी उनकी एक लाइन मुझे ध्यान में आ रही है, उन्होंने कहा सतीश जी कि चुनौती को चुनौती देना मोदी पसंद करता है, आदत है मोदी की।
देखिए आपको मैं उसमें से बता रहा हूं जो उन्होंने बोला। नहीं सुनिए ना, आप तो कुछ भी आज तक उनके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते, वो आपके वश में नहीं। नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं है, अरे सर। सुनिए, अच्छा, मैं आपको मौका दे रही हूँ। ऐसा नहीं है। सतीश जी, मैं आपको मौका दे रही हूँ। तथ्य है ये, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रधानमंत्री, सुनिए, सतीश जी, मेरा सुनिए। प्रधानमंत्री अगर सतीश जी। देश का है तो भले ही आप उसको जो कहना है कहिए, लेकिन जो भाषाई परिवर्तन तीसरे में होना चाहिए वो हम उम्मीद करते हैं एज ए सिटीजन। आप ये समझ लीजिए, वो बेला फाड़ भाषण और मार धाड़ वाले लैंग्वेज हमें नहीं पसंद है व्यक्तिगत रूप से। तो मैं कौन कह रही- मारधाड़ कर रहा है? कौन? मोदी बदल रहा है तो अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा है बदलाव नहीं, आप दोनों बात कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप एक तरफ कह रहे हैं बेलाग सुनिए, बोलते मैंने हैं, एक बोल दिन रहे हैं, आपका फिर कह रहे हैं ध्यान नहीं, बदलाव होना चाहिए। आपका सिलेक्टिव एमनेसिया है। मैंने कहा कि एक ही दिन पटाखा फूटा संसद में, बाकी चीजों में परिवर्तन दिख रहा, जिसको मैं थोड़ा बहुत दबाव भी कहता हूं, जो परिवर्तन भी कहता हूं। ठीक है ना। ऑलराइट, अरे समीर जी, समीर मैं जी। क्या कर रहा हूं, ठीक है वो आप जानिए ना, ठीक है गलत है अच्छा ठीक है भाई। आप जानिए ना। रुबिका जी, जिन्हें रुबिका जी हाँ। ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकारें 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, एनडीए के मंत्री बने थे उसके अंदर, 2019 में भी सहयोगी दलों के मंत्री बने थे 2024 में और मोदी की 2024 गारंटी के अंदर अरे क्या 2024 में मोदी की मंत्रिमंडल गारंटी विस्तार थी के भाई। अंदर कोई दबाव दिखा? अरे मैं ऐसा कह रहा दिखा हूं, कि 2024 नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मोदी गृह की मंत्रालय गारंटी मुझे बोली चाहिए, ना। रक्षा मंत्रालय अरे मैं मुझे कह रहा हूं, चाहिए, 2024 चंद्रबाबू नायडू को दिखा। अरे बस सारे बस, मंत्रिमंडल का जो इत्मीनान विस्तार से, हुआ, एक मैंने सेकंड, मोदी की गारंटी में बोलिए ना, मोदी के कहाँ अपने बोलते हिसाब जा रहे से मेरी बात सूचन सुनिए, हुआ। मुझे- अब अच्छा ये कहा मोदी जा की रहा है कि गारंटी, सरकार- समीर जी, चूंकि मोदी की गारंटी का ही हाँ, जिक्र हो शब्द रहा है, है। नहीं बोलिए इस पे। पर मोदी की गारंटी रहेगी कि नहीं रहेगी इस कार्यकाल में? 3.0 में आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? 1 नेशन देखिए अब होने को हो एक जाए, लाइन, सिविल एक कोड लाइन, होगा, एक लाइन, वन एक नेशन लाइन। वन इलेक्शन होगा, एक- जितने मोदी जी हिंदू ने राष्ट्र भी रिफॉर्म होगा। शुरू करे नहीं वो सर, सारे होने वाले ओके हैं। ओके, आप मैं ये बताइए। कह रहा हूं मुश्किल अब हो गया है, वो चाहते हैं, हो सकता है ये बहुत अच्छा कदम भी हो, नीतीश जी साथ भी है, लेकिन अब जो वहां संरचना है, जो संख्या बल है, उसके हिसाब से बहुत लोग, हम समझते 17 पार्टियां इसके विरोध में हैं। ठीक तो है। अब वो परिवर्तन होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, दिक्कत एक होगी। लाइन पहले उस पर बोलिएगा, फिर आपकी बात अपनी कह मैं दीजिए। देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मैं उससे पहले एक बात कहूं, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसी चीजें रही हैं, मुद्दे जिन पे इस पूरी संसद ने, सारी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जो देश हित में होगा, तो मैं तो यह कहता हूं कि दबाव छोड़िए, सारे लोग, विपक्ष के लोग भी उसका समर्थन करेंगे। जीएसटी पर सर्वमान्य हुआ। मनमोहन सिंह के जमाने में भी जब देखिए 206 सीटें लेकर के आए थे, तब भी ऐसे ऐसे मुद्दे आए हैं जहां पर पूरी संसद ने एक मत से उसको स्वीकार किया है। तो नहीं, मेरा लेकिन ये सतीश जी कह रहे हैं ना कि मेरा- 17-18 ऐसी पार्टियां हैं जो मेरा- इसके फेवर में नहीं है, मैं तो क्या सिर्फ- वो स्ट्रॉन्ग मैं- फैसले, नहीं, कड़े किसके फेवर फैसले, में नहीं, देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही नहीं, हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। 1 नेशन 1 इलेक्शन किसी पार्टी के हित फायदे के लिए तो नहीं किया जा रहा है, और इस पर जो एक पूरी डिबेट होगी, डिबेट हो करके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला होगा, इसमें राज्य सरकारों को भी साथ लेना है। अगर राज्य सरकारें नहीं सहमत होंगी तो यह होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने जीएसटी कहा था, नहीं, पर रामकृपाल जी एक सेकंड, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, जैसा समीर चौगावकर कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होता हुआ दिख रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी होता हुआ दिख रहा है। सतीश जी कह रहे हैं कि मुश्किल है, क्योंकि इस बार मनाना पड़ जाएगा, और नहीं माने तो बहुत फिर मुश्किल ये है ठंडे भाई। बस्ते में जाएगा। नहीं। आप क्या मानते हैं, ये हो सकता है, संभव है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड पर बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे लोगों के ग्रुप, जैसे उसमें एसटी है, बहुत सारे लोगों का, मैं उसके बारे में नहीं श्योर हूँ, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन ये ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि विपक्ष भी इसका साथ देगा। बहुत सारे जिनके अपने रिजर्वेशंस हैं, वो ऐसा नहीं कि विरोध कर रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसका हल क्या होगा। तो मेरा ये कहना है, जब विस्तृत चर्चा होगी और अगर ये राष्ट्र हित में है, तो मैं मानता हूं इस देश की संसद तमाम विरोध के बावजूद सब लोग नहीं, पर राष्ट्र हित के रामकृपाल मुद्दे जी, पर साथ आते हैं। नहीं, और रामकृपाल मुझे जी, पूरा आप- भरोसा है। आम रामकृपाल सहमति जी, का माहौल बनाना पड़ेगा। पर सतीश जी, इस वक्त जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, माहौल वो भी। बहुत ही आदर्शवादी है, नहीं, मैं होगा, बहुत ही मैं आदर्शवादी ये है मानता सर, हूं, होगा। और हमने संसद में वो आदर्श
अभी जो शुरुआत हुई थी तो हमको तो नहीं दिखा, नहीं हुआ है, ठीक है, मैं बताऊं कि आपको। कौन किसका कितना आदर और आदर्श वहां पर रखेंगे, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा दिखा नहीं है। तो इतने बड़े मुद्दे पर क्या विपक्ष और सरकार साथ आ जाएंगे? एक लाइन और कह दूं अपने उदाहरण में, तो सुनिए। देखिए 10% का कोटा जब मोदी ने आर्थिक हालात वालों के लिए किया, सबकी जुबान बंद हो गई। और अगर ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो उस पे पब्लिक भी देखेगी कौन विरोध कर रहा है। नहीं सर, ये भी लोग देखते हैं कि पब्लिक विरोध ही कौन कर रहा है है। जिस पर विपक्ष ये कह रहा है कि ये पब्लिक ही है जिनके बीच हम गए तो आज हमें इतनी मजबूत स्थिति में ला दिया है कि हम वहां पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आवाज बुलंद कर सकते हैं, नहीं, सही बात सरकार है। को बार बार उन सवालों पर कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ये वो पब्लिक ही है जिसने 2024 के चुनावों में किया है। और इसीलिए हर्षवर्धन जी, ये जो कड़े और बड़े फैसले हैं, क्या ये होते हुए दिख रहे हैं 3.0 में? मैं तो ये बहुत सरल सा सवाल जानना, इसका जवाब जानना चाहती देखिए, मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि ये सरकार कड़े और बड़े फैसले ही लेगी। नरेंद्र मोदी दबाव में या कड़े फैसले नहीं लेंगे, नहीं करने वाले हैं। सतीश जी को अगर मेरे कहने से बुरा लगे तो लगता रहे, लेकिन एक जरूरी बात, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा थर्ड टर्म में टॉप 3 में ये इकोनॉमी भारत की आएगी। मुझे लगता है मोदी 3.0 बड़े इकोनॉमिक फैसलों के लिए जाना जाएगा और ये कंटिन्यूटी में है। जब वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज कहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया होगा, सबको पसंद आएगा, लेकिन इसमें इतनी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है कि इसको आसानी से करना या तुरंत करना ये आसान नहीं होगा, ये लंबा समय लेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरे जो फैसले हैं उसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। आप एक लाइन बोलो, एक लाइन बोलो। बड़े फैसले, एक सेकंड, कड़े और बड़े फैसले एनडीए के हिसाब से होंगे। अब एक लाइन पूरा बोल दूं। जिस समय कास्ट सेंसस सब चिल्ला रहे थे ना, तो चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है? उन्होंने कहा हम स्टेट में स्किल सेंसस कराने जा रहे हैं, नेशन वाइड स्किल सेंसस के लिए भी हम डिमांड करते हैं। ये इस तरह से सरकार चल रही है, उस जगह पे दोनों एक पेज पे खड़े। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि सोशल मसले पर भले ही बड़े फैसले ना हो, लेकिन इकोनॉमिकल जो इस बार का फोकस रहेगा वो इकोनॉमिकल 100%। हाँ, इकोनॉमिक्स रहने वाला है, क्योंकि वो 2037 वाला जो है वो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी में भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और पर्दा आप देख लीजिएगा 23 तारीख को उससे उठेगा। शरद जी, इकोनॉमिक बड़े फैसले तो होंगे। नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो कुछ मोदी ने कह दिया है वो तो भगवान की वाणी है, तो उसको हमें सपोर्ट करना है। इसी को कहते हैं अंधभक्त। मेरा मानना ये है, तो इसलिए उनको कोई चीज कोई लगता ही नहीं है, तो उनकी नजर में यही होता है, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और इसे ऐसे लोगों को जो दूसरे को शर्मनाक कहते हैं, उनको खुद शर्म आनी चाहिए इस तरह सोच, इस तरह की सोच रखने में। उनको ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं है। चलेगा ऐसे मत किया कि मैं परेशान नहीं हूं भैया, शर्म आनी चाहिए उनको। टीवी पे देखते हैं, कोई नहीं है, पत्रकार नहीं है, आप कहाँ के पत्रकार हो भैया? अगर आप इस तरह की भाषा करोगे, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई एक आदमी बात सुन रहे हैं, कुछ उसमें से निकले, कोई बात नहीं करते हैं। फिर वही आगे घूम फिर अभी बच्चे, अंधभक्ति, भक्ति, क्या बात करते आप भक्ति की बात करते हैं, थोड़ा तो ढंग हम की बात पत्रकारिता की बात करते हैं। आप मोदी भक्ति करते हैं, आप मोदी के अंधभक्त हैं, आप गोदी मीडिया हैं, आप अंधभक्त हैं, गोदी मीडिया है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप कुछ नहीं जानते। दाएं बाएं छोड़िए, दो चार पॉइंट बजट क्या बताएंगे? चलिए बताइए बजट पे क्या होना चाहिए, कुछ बताइए, दर्शक सुनिए, अच्छा लगे, बताइए जरा। आप कौन होते हैं? चैनल आपका, आप एंकर हैं? या आपने पूरे प्रोग्राम में 50% टाइम हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलते रहे? अगर आपको इसी तरह प्रोग्राम करना है, थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं बैठना है। शरद जी, मैं ही आपको थैंक यू कर रही हूं, मैं ही आपको थैंक यू कर रही हूं। यहाँ बैठकर सिर्फ पता नहीं अंधभक्ति पर आप डेफिनेशन, उसकी परिभाषा देते रहे हैं। आपको मैं थैंक यू कर देती हूँ। यहाँ अच्छे से बढ़िया से चर्चा हो रही है और आपको प्रभु पता नहीं क्यों अंधभक्ति पर ज्ञान देना है, क्या जरूरत है? अच्छा, जो मोदी की आलोचना करे उनको आप क्या कहेंगे? बताइए ना। आलोचना मर्यादा में हो सकती है, दूसरों को निशाना बनाकर क्यों आप आलोचना करने पर तुले हुए हैं? मीडिया का आप भी हिस्सा रहे हैं और आज वहां बाहर निकल के अपनी ही उस भूमि को, अपनी ही कर्म को गाली दे रहे हैं। बहुत से ऐसे पत्रकार मार्केट में घूम रहे हैं, एक्स पत्रकार, जो यही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।